साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश हित में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपके लिए हम हर रोज 6 स्पेशल लेकर आते हैं, लेकिन आज हम अपने साथ 7 स्पेशल लेकर आए हैं। रोज की तरह 6 स्पेशल रिपोर्ट तो होंगी ही, 7वां स्पेशल है शोभना यादव, जो आज से हर रोज आपको जी न्यूज पर मिलेंगी। थैंक यू मलिका। जी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल धन्यवाद मलिका, और न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं मानती हूं कि खबर कोई भी हो, उसमें देश के नागरिकों का अधिकार ध्यान में रखा जाना चाहिए, देश के हित को नहीं भुलाया जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक जागरूक जनमत तैयार किया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूं कि मैं इस कसौटी पर जी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर खरी उतरूंगी, और हम भी बहुत खुश हैं आपको अपने बीच पाकर। और आइए देश हित की हम शुरुआत करते हैं, और जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि आज की 6 स्पेशल रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे आज 43 साल बाद कानून को खिलौना समझने वाले एक माफिया का गुरूर मिट्टी में मिल गया। दूसरी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कांग्रेस सरकार को घेरने की क्या तैयारी कर रही है, और राहुल विपक्ष को जो मौका दे रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। आज की तीसरी रिपोर्ट आपको सावधान करने वाली है। आपको दिखाएंगे देश के किन इलाकों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा क्यों मंडरा रहा है, कैसे एक तानाशाह की सनक अमेरिका के लिए चुनौती बन गई है। युद्ध के मैदान से खबर यूक्रेन की भी होगी। कहा जा रहा है कि मारियोपोल में नए सिरे से तबाही का सिलसिला शुरू होने वाला है। और आखिर में देखना मत भूलिएगा, इजराइल की जनता क्यों सड़कों पर उतर आई है। देश हित में आगे बढ़ते हैं। 25 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर एक शपथ ली थी। ये शपथ थी उमेश पाल की हत्या में शामिल अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की। आज 1 महीने बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी वो शपथ पूरी कर दी। माफिया डॉन अतीक अहमद को आज कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली। सजा मिलने से पहले अतीक अपने भाई का कंधा पकड़कर कोर्ट रूम में रो रहा था। अतीक की आंखों से गुनाहों के आंसू निकल रहे थे, जो उसने बीते 43 सालों में किए हैं। अतीक को लगता था कि प्रयागराज में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कानून के साथ खेलता रहेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अतीक का भ्रम और घमंड दोनों तोड़ दिया। योगी ने एक और माफिया का बाहुबल मिट्टी में मिला दिया है। मुख्तार अंसारी को भी अब उसके गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। अब तक उसे 2 मामलों में सजा मिल चुकी है। जी हाँ, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, यानी उत्तर प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले शपथ यूपी से माफिया राज खत्म करने की ली थी। कहा जा सकता है कि आज योगी की पहली शपथ पूरी हो गई है। मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 17 साल पुराना अपराध, अतीक को आजीवन कारावास। हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। 43 साल की क्राइम हिस्ट्री, पहली बार सजा मिली। वो कदापि जो है किसी भी दया के पात्र नहीं है। दूसरों को रुलाने वाला अब अपने गुनाहों पर रो रहा। कानून से खेलने वाले अब कानून से डरते हैं। अतीक मुख्तार के अपराधों का हिसाब हो रहा है। मेरी हत्या करना चाहे। बरसों पुराने अपराध, यूपी में अब न्याय का राज। एक योगी माफिया को मिट्टी में मिला रहा है। मिट्टी में मिला देंगे। योगी की पहली शपथ पूरी। मिट्टी में मिला देंगे। चाहे गुनाह कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका हिसाब एक ना एक दिन जरूर होता है।
43 सालों के आपराधिक इतिहास वाले माफिया डॉन अतीक अहमद को पहली बार उसके अपराध की सजा मिली। पहली बार अतीक को समझ आया होगा कि कानून और प्रशासन जब अपनी पर आ जाए तो कोई बाहुबल काम नहीं आता। अतीक अहमद को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतीक के साथ उसके 2 और साथियों खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के साथ साथ तीनों दोषियों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही अतीक और उसके दोनों साथियों को 1-1 लाख रुपए उमेश पाल के परिवार को मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। जिस उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट ने अतीक को सजा सुनाई है, आज वो उमेश पाल इस फैसले को सुनने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं, क्योंकि पिछले महीने ही उमेश पाल की प्रयागराज में सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल को गंवा चुकी मां अतीक को उम्र कैद की सजा मिलने पर खुशी से रोने लगी। उस मां की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। आखिर 17 साल बाद कोर्ट से इंसाफ जो मिला है, लेकिन मां के लिए यह इंसाफ अभी भी अधूरा है। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए, इनको अब फांसी दिया जाए। उमेश पाल की मां योगी सरकार और कानून से यही मांग कर रही है कि उसके बेटे की हत्या करने वालों को अब फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाए। अपने पति को गंवाने वाली जया पाल भी मानती हैं कि अतीक के लिए उम्र कैद की सजा कम है। मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। उमेश पाल की हत्या में भी अतीक अहमद के शामिल होने का आरोप है। पुलिस को शक है कि उमेश की हत्या की साजिश अतीक के इशारे पर ही रची गई। जो अतीक अपने बाहुबल के दम पर दूसरों को रुलाता था, वो पहली बार अदालत में अपने गुनाहों पर रोया। अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के कंधे पर सिर रखकर रोया। अतीक के आंसू उसके कर्मों के आंसू है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक का भाई अशरफ भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसे कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया था। उसके साथ 4 और आरोपी भी बरी कर दिए थे। उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी 0 टॉलरेंस की नीति है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन उसका भाई अशरफ बरी हो गया। इसके बाद राजू पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने अशरफ को बरी किए जाने पर अनहोनी की आशंका जताई है। वो न्यायहित के लिए सही नहीं है, क्योंकि बाहर जो इनके शूटर्स हैं उनका मनोबल बढ़े रहेगा, क्योंकि ये है उनके दिमाग में, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंड का आदमी होता है उनके दिमाग में रहेगा चलो बड़े भाई को सजा मिली, मगर छोटा भाई तो अभी है। अशरफ तो एकदम खतरनाक व्यक्ति है। 43 साल तक अतीक प्रयागराज और फूलपुर में अपराध पर अपराध करता रहा। हत्या, अपहरण, लूट और जमीन पर कब्जे जैसे संगीन अपराधों का शतक अतीक ने पूरा कर लिया था। लेकिन 43 साल तक वो बाहुबल के दम पर सजा से बचता रहा। अब 43 साल बाद जाकर उसे किसी केस में सजा मिली है। सवाल उठ रहे हैं कि एक केस में सजा मिली है, बाकी के दर्जनों केस में सजा कब मिलेगी। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अतीक अहमद के बाहुबल को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर भी खूब गरजे। बीते 2 साल में अतीक अहमद, उसके परिवार और करीबियों की हजारों करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। योगी के शासन में बाहुबली और उसके परिवार का हश्र क्या होता है, जरा इस ग्राफिक से समझिए। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और वो जेल में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अशरफ यानी अतीक का भाई जेल में है। उमर, अतीक का बेटा, अभी हिरासत में है।
अतीक का एक और बेटा अली पुलिस की हिरासत में है, जबकि उमेश पाल मर्डर का आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद फरार चल रहा है। सिर्फ अतीक ही नहीं, पूर्वांचल के एक और माफिया को उसके कर्मों की सजा योगी के शासनकाल में मिली है। मुख्तार अंसारी कभी पूर्वांचल में खौफ का पर्याय था, लेकिन आज वो जेल में सजा काट रहा है। बीते 40 साल में मुख्तार पर हत्या, अपहरण और जमीन पर कब्जे जैसे 60 से ज्यादा संगीन आरोप लगे। मुख्तार भी अपराध पर अपराध करता गया, लेकिन सजा से बचता रहा। पर योगी के शासनकाल में न्याय के कटघरे में उसे भी खड़ा होना पड़ा और 40 साल से ज्यादा लंबी क्राइम हिस्ट्री में पहली बार उसे भी सजा मिली। पिछले साल सितंबर में उसे 19 साल पुराने केस में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद दिसंबर में मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के केस में 10 साल की सजा मिली। अब मुख्तार के परिवार का हश्र भी देख लीजिए। मुख्तार अंसारी 2 मामलों में सजायाफ्ता है और जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी फरार है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है, जबकि बहू निखत अंसारी भी जेल में बंद है। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से पूर्वांचल के 2 बड़े माफियाओं को सजा मिल चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी और अब अतीक अहमद। लगातार इनके मामलों में पैरवी कराई गई और नतीजा ये हुआ कि जो गवाह गवाही देने से डरते थे, उन्होंने जाकर गवाही दी और एक अच्छी पैरोकारी की वजह से उत्तर प्रदेश के 2 पूर्वांचल के माफियाओं के खिलाफ गवाही होते ही उनको सजा हुई है। और ये केवल संभव हो सका उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन इस गुरूर में रहते थे कि वो कोई भी अपराध कर लें, सत्ता और कानून उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इससे पहले माफिया जेल में रहते हुए भी संगठित अपराध को अंजाम देते रहते थे, लेकिन योगी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं, सिर्फ कानून का राज चलेगा। विशाल रघुवंशी और मौलिक धामेचा के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। यूपी सरकार ये संदेश देने में खासी कामयाब दिख रही है कि वहां कानून का राज चलेगा, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र में कानून का राज है ही नहीं। राहुल गांधी के मुद्दे को कांग्रेस पूरे देश में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। 29 मार्च से 30 अप्रैल तक कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह करने का ऐलान भी किया है। इसके जरिए लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा किया जा रहा है। और नई रणनीति के साथ कांग्रेस की कोशिश विपक्ष को एकजुट करने की भी है, लेकिन राहुल गांधी के 4 साल पुराने बयान को पीएम के साथ पूरे ओबीसी समाज का अपमान बताकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी इसी मुद्दे पर राहुल गांधी पर माफी मांगने का दबाव बना रही है। राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। हिम्मत है तो जेपीसी का ऐलान करो। पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद छिड़ा सियासी युद्ध अब और आक्रामक हो चुका है, जबकि बीजेपी ने राहुल के पुराने बयान को पीएम और ओबीसी समाज के अपमान से जोड़कर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया और राहुल पर हमला बोला। पिछड़ी जातियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पिछड़ी जातियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पिछड़ों के सम्मान में भाजपा मैदान में, पिछड़ों के सम्मान में भाजपा मैदान में। माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो, माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो। राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है और हमले भी बोल रही है। इस पर मोर्चा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संभाला। मुद्दा उन्होंने भी ओबीसी के अपमान का ही उठाया। वहीं बीजेपी की इस वार पर पलटवार करने में कांग्रेस ने जरा भी देर नहीं लगाई। राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा।
ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो भूल जाओ मोदी जी और ईरानी जी। अभी तुम्हारे सारे गुब्बारा से गैस निकल चुके हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से ही कांग्रेस अपनी सियासी बिसात नए तरीके से बिछाने की कोशिशों में है। अलग अलग रणनीति बनाकर सरकार और बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विपक्षी नेताओं के साथ डिनर डिप्लोमेसी भी इसी रणनीति का हिस्सा थी। डिनर से पहले हुई बैठक में विपक्ष ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का दावा भी किया। 19 विपक्ष पार्टी एक है। 19, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 19 विपक्ष पार्टी एकजुट होकर एक ही आवाज में उन्होंने कहा है कि हमें एक साथ लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। विपक्षी भले ही एकता की दुहाई दे रहे हों, मगर उद्धव ठाकरे ने खड़गे की डिनर पार्टी से दूरी बनाए रखी। उद्धव ने सावरकर पर हुए राहुल गांधी के बयानों पर ऐतराज जताया। यानी सहयोगियों को जोड़े रखना कांग्रेस के सामने अब भी बड़ी चुनौती है। अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस पर बीजेपी प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। खास तौर पर पीएम को टारगेट करने के राहुल के रवैये पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। देशहित में अब रुक करेंगे अगली खबर का। किस देश में परमाणु हमले का सिग्नल रेड हो गया है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ओडिशा से आई कुछ शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, आज देश को अग्निवीरों का पहला बैच मिल गया है। 16 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 2600 अग्निवीर ट्रेनिंग पूरी करी उन्होंने और उसके बाद वो नेवी में शामिल हो गए हैं। इसमें 273 महिला अग्निवीर भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गौरव बढ़ाने वाली ये तस्वीरें। और इससे पहले नौसेना में महिला अधिकारियों को तो शामिल किया गया था, लेकिन नौसैनिक के रैंक पर पहली बार महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। और ये सभी अग्निवीर नाविक के पद पर तैनात होकर देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेंगे। महिला अग्निवीरों को सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि सबमरीन और जंगी जहाजों पर भी तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना का ऐलान पिछले साल 14 जून 2022 को किया था और अब 9 महीने बाद अग्निवीरों का पहला बैच सेवा के लिए तैयार है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी जवाब है जिन्होंने अग्निवीर योजनाओं के नाम पर युवाओं को भड़काया था और भड़का रहे हैं। तो देशहित में आगे बढ़ेंगे। कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जो खतरा यूक्रेन वॉर जोन में दिख रहा था, उससे बड़ा खतरा कोरियाई प्रायद्वीप में पैदा हो गया है। बिल्कुल, और अब आशंका जाहिर की जा रही है कि किम जोंग परमाणु परीक्षण की संख्या भी बढ़ा सकता है। खबर ये भी आ रही है कि किम ने अपनी मिसाइलों में परमाणु वॉरहेड फिट करने के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि किम जोंग की इस बेचैनी की आखिर वजह क्या है। किम जोंग की बेचैनी की जो सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच चल रहा युद्धाभ्यास, जिसमें अब अमेरिका के घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमित्ज की एंट्री भी हो गई है। कहा यह जाता है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना ताकतवर है कि छोटे देश को अकेले ही खत्म कर सकता है। और अब 5 दिन यूएसएस निमित्ज साउथ कोरिया के युद्धपोतों के साथ ड्रिल करेगा। नॉर्थ कोरिया इससे खुद पर हमला करने का अभ्यास बता रहा है। अमेरिका का महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर जो परमाणु ऊर्जा से चलता है, परमाणु हथियारों से लैस है, साउथ कोरिया पहुंच चुका है।
इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत से परिचित किम जोंग इस खबर के बाद गुस्से से लाल पीला हो रहा है और किम जोंग ने एक बार फिर से वही किया है जो वो अक्सर अपना गुस्सा दिखाने के लिए करता है। किम ने एक बार फिर से अपनी महाविनाशक मिसाइलों की ताकत दिखाई। इस बार ये खबर भी आ रही है कि किम जोंग ने अपने परमाणु हथियार भी मिसाइलों में लोड कर दिए, यानी कोरियाई प्रायद्वीप में इस वक्त टेंशन ऑल टाइम हाई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी परमाणु युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। नॉर्थ कोरिया इसके लिए बार बार अमेरिका और साउथ कोरिया को जिम्मेदार ठहरा रहा है। साउथ कोरिया और अमेरिका लगातार क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसका निशाना कौन है समझना मुश्किल नहीं, लेकिन अब यूएसएस निमित्ज का साउथ कोरिया पहुंचना नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। समझिए क्यों। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज साउथ कोरिया के बुसान शहर पहुंचा। निमित्ज अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ बुसान पहुंचा है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर और 2 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ कोरियाई युद्धपोतों के साथ युद्धाभ्यास करेगा। 5 दिन तक चलने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिका और साउथ कोरिया अपनी अपनी ताकत परखेंगे। खास बात यह है कि यूएसएस निमित्ज की कोरियाई प्रायद्वीप में एंट्री के बाद अब साउथ कोरिया और अमेरिका की सेनाएं एरियल ड्रिल भी करेंगी, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर लक्ष्यों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस भी की जाएगी। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच जारी इस युद्धाभ्यास को नॉर्थ कोरिया अपने देश पर हमला करने की प्रैक्टिस कहता है और इसीलिए इस इलाके में जब से अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच वॉर एक्सरसाइज शुरू हुई है, तब से किम जोंग मिसाइलों को लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर का बुसान में स्वागत किया जा रहा है और यूएसएस निमित्ज में मौजूद दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स भी युद्धाभ्यास के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुसान में एंट्री के बाद अमेरिका की नौसेना ने पहला संदेश दिया कि वो यहाँ पर किसी के साथ संघर्ष करने नहीं आए, बल्कि अपने सहयोगी देश साउथ कोरिया को सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए पहुंचे हैं। We don't seek conflict with DPRK or the PRC. We really are practicing and assuring our allies at the very basic maritime security level. यहाँ पर आपको यूएसएस निमित्ज की ताकत भी समझनी चाहिए। आखिरकार क्यों निमित्ज की एंट्री के बाद नॉर्थ कोरिया का संयम खत्म होने लगा है। यूएसएस निमित्ज अमेरिकी नौसेना की बहुत बड़ी ताकत है, जो 11वें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लीड करता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है, जिसमें 90 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। F-18 हॉर्नेट इसका मुख्य फाइटर जेट है। इसके अलावा टोही विमान और हेलीकॉप्टर्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात रहते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छोटे मोटे देश को ये एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले खत्म कर सकता है। इसमें 6000 नौसैनिक भी तैनात होते हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इलाके में अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं, तो नॉर्थ कोरिया भी अपनी वॉर स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ZBT। और चलिए अब आप ये भी समझिए यूएसएस निमित्ज की एंट्री से बेचैन हुआ किम जोंग क्या कर रहा है और क्या किम जोंग ने वाकई अपने दुश्मनों पर परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। किम जोंग के परमाणु हमले की तैयारी की आशंका इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि किम ने अपने देश के परमाणु वैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग की है और इस बैठक में किम ने परमाणु हथियारों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वहीं किम ने एक ऐसा अंडर वाटर परमाणु ड्रोन भी बनाया है जो समुद्र में सुनामी ला सकता है। अमेरिका और साउथ कोरिया को संदेश दे रहा है, उसे कम समझने की भूल ना की जाए। यही वजह है जैसे ही यूएसएस निमित्ज की एंट्री कोरियाई प्रायद्वीप में हुई, वैसे ही किम जोंग ने एक नहीं बल्कि 2 मिसाइलें साउथ कोरिया के पास दाग दी। नॉर्थ कोरिया की तरफ से बाकायदा इसकी तस्वीरें भी जारी की गई।
किम जोंग की आक्रामकता इस तरह भी समझी जा सकती है कि इसी साल 3 महीने के अंदर किम जोंग 20 मिसाइलें लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा किम जोंग ने सीधे परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू करने के संकेत भी दे दिए हैं। किम जोंग ने इसके लिए 27 मार्च को सरकारी परमाणु हथियार संस्थान में अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में परमाणु हथियार का उत्पादन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। किम जोंग ने बम ईंधन के उत्पादन बढ़ाने की जरूरत बताई है। इसके अलावा आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि नॉर्थ कोरिया आने वाले कुछ दिनों में परमाणु परीक्षण की संख्या भी बढ़ा सकता है। इस बड़े खतरे के साथ साथ किम जोंग ने अमेरिका के निमित्त जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से निपटने की तैयारी भी की है। नॉर्थ कोरिया ने इसी हफ्ते एक ऐसे ड्रोन के परीक्षण की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी हैं जो समंदर के नीचे परमाणु हमला करने में सक्षम है, जो दुश्मन के नौसैनिक जहाजों और बंदरगाहों को नष्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव सुनामी तक लाने में सक्षम है।